आसमानों में उड़ा करते हैं फूले फूले, आसमानों में उड़ा करते हैं फूले फूले, हल्के लोगों के बड़े काम हवा करती है। बहुत अच्छी लाइन, जिंदगी के अंदर आत्मसात करने वाली लाइन है, लेकिन इन लाइनों को मानता कौन है? जब सिर पर अहंकार होता है, जब सिर पर खुद को भगवान होने का गुरूर होता है और भक्त विश्व गुरु बनाने पर तुले होते हैं, तो दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। तब आदमी अपना सीना ठोकता है और कहता है, एक अकेला सब पर भारी, यकीन ना हो तो सुनिए। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ 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 रहा है। देखा आपने, साहेब अकेले कईयों पर भारी हैं, लेकिन ये गुरूर, ये अभिमान कैसे चूर चूर हो रहा है, ये मैं आज के इस वीडियो में तर्कों के साथ साबित करूंगा। ये बात मैं सारे आंकड़ों के साथ साबित करूंगा कि साहेब डरे क्यों हैं, साहेब परेशान क्यों हैं, साहेब हताश क्यों हैं और साहेब को क्यों लग रहा है कि उनकी दुनिया अब उजड़ने वाली है। भारी तो हो जाते साहब, पर शायद बंगलोर में जमा हुए इंडिया वालों से डर गए। तभी इंडिया वालों की बैठक के दिन ही दिल्ली में 37 अकेलों की बैठक बुला ली। मैं अकेला सब पर भारी, लेकिन 37 अकेलों की बैठक बुला ली। साथ ही 38 में स्वयंभू अकेले तो साहब हैं ही, मगर जिन 37 अकेलों को अशोका होटल में बुलाया गया, उनमें से कईयों के पास पार्टी ही नहीं है। कुछ के पास पार्टी है तो सिंबल फ्रीज है। कोई अपने बेटे को संसद पहुंचाना चाहता है, तो कोई चाचा से पिंड छुड़ाना चाहता है। कोई कलयुग के कल्कि अवतार ईडी से मुक्ति चाहता है, तो कोई इसलिए अशोका होटल पहुंचा क्योंकि इंडिया वाले उनकी माशूका बनने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो साहेब अपने रक्षा मंत्री को हाथ पकड़कर इसलिए पीछे कर देते हैं कि कहीं फोटो ना गड़बड़ा जाए, वो इन बिखरे हुए 37 दिल के टुकड़ों से गर्म जोशी से मिलते दिखाई देती हैं, या मैं कहूं कि उनके गले पड़ते हुए दिखते हैं। अब मैं तर्कों के साथ अपनी बात कहता हूं, सोचिए, आप भी सोचिए, मेरी बात मत मानिए, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए। जो अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार को लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वो साहब को इंडिया को हराने में मदद करेंगे। इंडिया मतलब एक कांग्रेस और विपक्ष का साझा मोर्चा। जो चिराग पासवान अपनी पार्टी तक नहीं बचा सके, वो साहेब की मदद करेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर खुद विधानसभा पहुंचने के लिए कभी अखिलेश यादव तो कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद लेते हैं, वो साहेब को तीसरी बार सत्ता दिलाएंगे। जो एकनाथ शिंदे साहेब के छोटे साहेब अमित शाह और गुवाहाटी के मुकदमा चैंपियन साहेब, समझ गए ना, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी मदद के बिना विधायक नहीं तोड़ सकते, वो साहेब को तीसरी बार सत्ता दिलाएंगे। कुल मिलाकर ऐसे ही 37 लोग जमा हुए थे, और तब जाकर साहेब का एनडीए लंबे समय बाद अशोका होटल में सही, लेकिन नजर तो आया। गोदी मीडिया कसीदे पढ़ने लगा, साहेब का जादू देखिए। 37-38 दल आ गए साथ में। गोदी मीडिया ने हकीकत नहीं बताई, मैं आपको और हकीकत बताता हूं। यहां पे भी आपको याद रखने वाली बात होगी, यहां भी मैं अकेला, यही एटीट्यूड बरकरार रहा। यानी साहेब के शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो अशोका होटल वाले एनडीए में मैं ही अटल और मैं ही जॉयस फर्नांडीज, ये वाला माहौल देखा। एक बड़ी माला सबने पहनाई,
साहब का प्रवचन हुआ, किसी को बोलने का मौका नहीं। पता नहीं कि ये अशोका होटल वाले एनडीए का संयोजक कौन है, किसी को समझ में नहीं आया। क्योंकि पुराना एनडीए अगर आपको याद होगा तो ये जरूर याद होगा कि एनडीए सरकार का एजेंडा सेट करने का संयोजक जॉर्ज फर्नांडीज की सदारत में इकट्ठा होकर सभी दल बनाया करते थे और फिर उस एजेंडे का पालन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किया करती थी। पर तब वो अशोका होटल वाला एनडीए नहीं था, बल्कि वो देश के हर चप्पे चप्पे में, कहीं चंद्रबाबू नायडू, कहीं नीतीश कुमार, कहीं नवीन पटनायक, कहीं ममता बनर्जी, अजीत सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, करुणानिधि, कहीं बाल ठाकरे, कहीं प्रकाश सिंह बादल, ऐसे नेताओं के रूप में जमीन पर मौजूद एनडीए था। आश्चर्यजनक रूप से 38 लोग एनडीए के नाम पर इकट्ठा तो हो गए, लेकिन कहीं कोई तारतम्य वाला भाव दिखाई नहीं। मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर 9 साल बाद उस एनडीए को फिर से याद करने की जरूरत ही साहब को क्यों पड़ गई। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना जेपी नड्डा के शब्दों में कर्नाटक तो 2 महीनों से साहब के आशीर्वाद से वंचित हुआ है। जेपी नड्डा साहब उन्हें देवताओं का देवता कहते हैं, लेकिन एनडीए को तो अब तक साहब ने आशीर्वाद देने की भी जरूरत समझी नहीं थी 9 साल में। क्योंकि तब तो कहते थे भाजपा की सरकार आएगी, अकेले दम पर आएगी, लेकिन अब तो आशीर्वाद लेने की नौबत आ गई है। बाकी दलों से साहब अब आशीर्वाद लेने की हालत में पहुंच रहे हैं। आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे, इसको समझते हैं। साल था 2001, अक्टूबर का महीना था। केशुभाई पटेल को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था और उनकी जगह भेजे गए थे दिल्ली के अशोका रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बतौर महासचिव शंकर सिंह बाघेला की कृपा से निर्वासित राजनीतिक जीवन बिता रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़े। नरेंद्र मोदी सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इस मामले में उस वक्त की बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सीधे मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं। 4 महीने बाद गुजरात का दंगा होता है और दंगे को न्यूटन का तीसरा गति का नियम बताने वाले नरेंद्र मोदी विधानसभा भंग कर देते हैं। फिर दंगों से उपजे सांप्रदायिक माहौल में लगातार बार बार 2002, 2007, 2012 पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करते हैं और फिर उसके बाद अन्ना हजारे के आंदोलन से बने एंटी कांग्रेस माहौल को अपने पक्ष में भुनाकर 282 सीटों के साथ दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और फिर 5 साल बाद पुलवामा बालाकोट की घटना को अपने चुनावी राष्ट्रवाद से जोड़कर वो एक बार फिर 303 सीटों के साथ पूरे बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होते हैं। अब ये सब देखकर आप खुद भी सोचिए, जो व्यक्ति कभी मोहल्ला वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ा, वो व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री बन जाए और फिर लगातार 5 बार पूर्ण बहुमत से राज और केंद्र में सरकार बनाए, उसे क्या मतलब है कि संसद क्या होता है, बहुदलीय लोकतंत्र क्या होता है, गठबंधन क्या होता है और जनता या सिविल सोसाइटी क्या होती है। जैसे आपके मोहल्ले में यदि किसी के पास टूटी साइकिल भी ना हो और अचानक उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए और वो सीधे BMW पर चलने लगे, तो भला मोहल्ले वालों से सीधे मुंह बात भी करेगा क्या? लेकिन कुछ सालों में यदि इसकी हालत फिर खराब हो जाए, BMW भी बिक जाए और टूटी साइकिल पर वापस आने की नौबत आ जाए, तो सबसे पहले वो आदमी मोहल्ले के वैगनआर और मारुति अल्टो वालों से दोस्ती करने की कोशिश करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर इन वैगनआर और ऑल्टो वालों की मदद ली जा सके। दरअसल इसी तरह की 37 ऑल्टो और वैगनआर का जुगाड़ अशोका होटल में किया गया, क्योंकि ज़्यादातर BMW और मर्सिडीज तो उस दिन बंगलौर जा चुकी थी। सिर्फ एक साहब की BMW अशोका होटल में 37 छोटी कारों से दोस्ती निभाने के लिए पहुंची थी। लेकिन याद रखिए, इन 37 ऑल्टो और वैगनआर में 37 में तो पेट्रोल ही नहीं था
और उन्हें धक्के लगा कर लाया गया था। राजनीतिक भाषा में कहें तो 37 पार्टियां ऐसी थीं जिनका कोई लोकसभा में एमपी नहीं है। 2 गाड़ियां एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की थी जो दूसरे के गैरेज से उठाई गई थी। चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजे की गाड़ी का इंजन भतीजे चिराग लेकर आए थे, जबकि सीट और डिक्की चाचा पारस लेकर आए थे। लेकिन आश्चर्य की बात कि गले मिलने पैर छूने के बावजूद इंजन और डिक्की अभी तक जोड़ी नहीं जा सकी। अब ऐसे में एनडीए का इंजन और डिक्की लोकसभा चुनाव तक साहब जोड़ पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि साहब के मैकेनिक, बताइए कौन, दिमाग लगाइए, साहब के मैकेनिक कौन? मैं बताता हूं, अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इन सबको जोड़ने में नहीं बल्कि तोड़ने में कला में महारत हासिल है। ये लोग जोड़ते नहीं, ये लोग तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जोड़ने वाले मैकेनिक का काम भी सीख लिया है। क्योंकि अभी उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना ही सीखा है और 4 चक्का गाड़ियों पर अभी वो मैकेनिक का काम मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार से सीख रहे हैं। लिहाजा साहब की बेचैनी और बढ़ी हुई है। अब ये बेचैनी सिर्फ रुलाकर साहब को आंसू गिराने पर मजबूर करेगी, बौखलाहट को बढ़ाएगी, ये समय बताएगा। समय बड़ा खराब चल रहा है। मणिपुर की घटना साहब के माथे पर पसीना ले आई है। पूरी दुनिया अब मणिपुर पर सवाल उठा रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोकतंत्र में एक राज महीनों तक चलता रहेगा और साहब मणिपुर का मां भी नहीं बोल पाएंगे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी राज्य में महिलाओं को नग्न किया जाएगा, उनके शरीर से खिलवाड़ किया जाएगा, भीड़ उन्माद की तरह उनके शरीर से खेलेगी और महीनों तक सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाने के बावजूद साहब उस राज्य तक जाएंगे नहीं। ये साहब की हताशा का दौर है, ये साहब के परेशान होने का दौर है। साहब को समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें बर्बाद क्यों हो रही हैं, बिगड़ क्यों रही हैं, तबाह क्यों हो रही है। देश की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। 4 PM देखते रहिए, हम राजनीति की हर खबर आपको बताते रहेंगे। ऐसी प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।